न्यूमेरिकल नंबर 10 आपके सामने लिखा हुआ है, मैं पढ़ रहा हूं, आप देखिए ध्यान से। लिखा है 200 ग्राम द्रव्यमान तथा 1.5 मीटर लंबाई के किसी सीधे तार, मतलब एक तार है जिसका द्रव्यमान 200 ग्राम है, 1.5 मीटर उसकी टोटल लेंथ है। किसी सीधे तार से 2 एम्पियर की विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है या किसी एक समान क्षैतिज चुंबकीय क्षेत्र द्वारा वायु के बीच लटका है। चुंबकीय क्षेत्र ने इतना फोर्स उस पर लगा के रखा हुआ है कि वो वायु में लटक रहा है, हवा में ऐसे ही लटक रहा है बिना किसी के पकड़े। चुंबकीय क्षेत्र का परिमाण ज्ञात करिए। आपको ये पता लगाना है कि वो जितना भी मैग्नेटिक फील्ड है उसकी वैल्यू कितनी है। तो किस तरह से लटका होगा? क्या आपको याद है किसी धारावाही धारावाही तार पर चुंबकीय क्षेत्र के अंदर लगने वाले बल को उसका परिमाण क्या होता है? अगर B तीव्रता का चुंबकीय क्षेत्र है, L लंबाई है उसकी, I धारा बह रही है, तो और अगर वो लंबवत है चुंबकीय क्षेत्र के तो उसमें कितना चुंबकीय बल लगता है? IBL। और अगर थीटा कोण बना रहा है तो IBL साइन थीटा। डायरेक्शन कैसे निकालते थे उस पर लगने वाले बल की? फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम से, ठीक है। कैसे? इसको B की तरफ कर देते थे, इसको I की तरफ, तो ये दिशा किसकी बताता था हमको? F की। मान लिया यहां पर कि ये चुंबकीय क्षेत्र है। जब हमने क्रॉस पॉइंट्स बनाए तो चुंबकीय क्षेत्र की डायरेक्शन का अंदाजा लगा आपको? किधर की तरफ चुंबकीय क्षेत्र है? बोर्ड के तल के लंबवत अंदर की ओर, क्षैतिज है बिल्कुल। समझ गए? इसमें एक हमने कंडक्टर ऐसे रख दिया, ऐसे एक तार रख दिया और इस पे हम करंट फ्लो करवा देंगे। सबसे बड़ी चीज कि जो कंडक्टर आप ऐसा रखेंगे उसका अपना एक भार होगा, उसका अपना एक वेट होगा। कितना होगा? mg, या उसी को हम बोलते हैं कि पृथ्वी के द्वारा लगाया गया गुरुत्व बल। तो वो गुरुत्व बल किस दिशा में लगाएगी पृथ्वी? इस पर नीचे की तरफ। जब आप तार को ऐसा रखेंगे तो इस पे नीचे की तरफ एक गुरुत्व बल लगेगा जो कि mg के बराबर होगा। अब ये मैग्नेटिक फील्ड है, मैंने मान लिया चुंबकीय क्षेत्र B है। ये तार हवा में ऐसे ही लटकता रहे, इसके लिए बहुत जरूरी है कि चुंबकीय क्षेत्र के द्वारा लगाया गया बल किस दिशा में लगना चाहिए? फिर ऊपर की तरफ। ऊपर की तरफ, न सिर्फ ऊपर की तरफ लगे बल्कि इसके बराबर भी उसको होना चाहिए। समझ आ रही बात? क्यों? क्योंकि अगर मैग्नेटिक फोर्स इससे कम हो जाएगा फिर क्या होगा? ये तार नीचे गिर जाएगी। अगर ये बड़ा होगा और ये छोटा हो जाएगा तो तार ऊपर निकल जाएगी। लेकिन ये हवा में वायर लटकता रहे, इसके लिए बहुत जरूरी है कि चुंबकीय क्षेत्र के द्वारा तार पर लगने वाला जो बल है, 2 बातें। पहली बात तो ऊपर की ओर लगना चाहिए, दूसरी चीज ये कि इसके भार के बराबर लगना चाहिए। अब ऊपर की ओर लगे, इसके लिए इसमें करंट किस डायरेक्शन पे फ्लो करेंगे आप? मैग्नेटिक फील्ड किस दिशा में है? अंदर की तरफ। बल हम ऊपर की तरफ चाहते हैं तो करंट किस तरफ बहनी चाहिए? इधर से इधर। आप देखो ये करंट की डायरेक्शन है ना, तो किधर की तरफ दिखा रहा है हमको? लेफ्ट से राइट। हम करंट ऐसे इसमें फ्लो करवा देंगे और कितनी करंट फ्लो करवा दी हमने? I। अब आप देखिए ध्यान से, ये चुंबकीय क्षेत्र है, ये उसमें कंडक्टर लटका हुआ है, नीचे की तरफ गुरुत्व बल लग रहा है पृथ्वी के द्वारा और ऊपर की तरफ क्या लग रहा है? चुंबकीय बल। और इसलिए ये वायर बिना किसी रस्सी के, ना बिना किसी पकड़े हुए अपने आप हवा में से लटक सकता है। लेकिन उसकी शर्त ये है कि इस तार पर जो चुंबकीय बल लगेगा उसके भार के बराबर होना चाहिए। ये कंडीशन सबको समझ में आ गई कि नहीं आ गई? ठीक है। इसके बाद हम लोग करेंगे ये कि चलिए अब इसको सॉल्यूशन करना है कि कितना मैग्नेटिक फील्ड आप लगाएंगे, ये पूछा जा रहा है। हम सबसे पहले नोट करेंगे जो बातें हमको दी गई हैं। सबसे पहले तो कंडक्टर का द्रव्यमान दिया गया है। द्रव्यमान कितना है? 200 ग्राम। ठीक है। इसको आप किलोग्राम में अगर चेंज करेंगे तो आपको 1000 से डिवाइड करना पड़ेगा।
2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो जाएंगे और 1/5 किलोग्राम। 1.5 मीटर लंबाई के, तो L कितना आ गया 1.5 मीटर। 2 एम्पियर की धारा बह रही है, 2 एम्पियर की करंट, या किसी एक समान चुंबकीय क्षेत्र में वायु द्वारा लटका है। ठीक है, क्षेत्र द्वारा वायु में लटका है। चुंबकीय क्षेत्र का परिमाण आपको पता लगाना है, बी की वैल्यू मालूम करनी है। कंडीशन आई होप कि आपको समझ में आ गई है। क्या कंडीशन होगी? जो चुंबकीय बल लगना चाहिए चुंबकीय बल लगेगा वो तार के भार के बराबर लगना चाहिए। ये शर्त आपको समझ में आई कि नहीं आई? क्योंकि अगर चुंबकीय बल तार के भार से कम हो जाएगा तो क्या होगा? फिर तार नीचे चली आएगी। तो चुंबकीय बल कितना लगेगा? I इंटू बी इंटू एल इंटू साइन थीटा, और तार का भार कितना? mg। थीटा की जगह पर, थीटा किसके किसके बीच का कोण होता है? आंसर है लेंथ और मैग्नेटिक फील्ड। लेंथ कैसी है? ऐसी, और मैग्नेटिक फील्ड कैसा है? बिल्कुल ऐसा अंदर की तरफ। अब आप देख सकते हैं दोनों के बीच का एंगल कितना होगा? 90 डिग्री। इसलिए थीटा की जगह पर आप 90 डिग्री यूज करेंगे और कैलकुलेट करके b की वैल्यू निकाल लेंगे हम। आप देखें b की वैल्यू निकालनी है। साइन थीटा 90 लिखेंगे इसकी जगह पर, साइन 90 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 1। तो ये हो गया 1। अब b की वैल्यू निकालेंगे तो mg अपॉन I इंटू एल आ जाएगा, क्योंकि साइन 90 तो 1 हो गया। अब वैल्यूज अप्लाई करिए। m की जगह पर क्या लिखेंगे? 1/5। g की वैल्यू दी नहीं है मेरे ख्याल से इस पे, तो जब नहीं दी है तो आप उसकी वैल्यू यूज करेंगे 9.8। m और g अपॉन I की जगह पर, I की जगह पर 2 एम्पियर, L की जगह पर 1.5। ठीक है। अब इसे आपने कैलकुलेट करना है। 5 से पहले इसको डिवाइड कर दो। 5 एकम 5, कितने बचे? 4 बचे, 48 हो गया। 5 9 45, 3 हो गए, 5 6 30। 2 से आप इसको काट सकते हो। 9 बार में 18 और फिर 2 8 16। देखो एक अंक पे दशमलव यहां पर है, यहां 2 अंकों पे है। ये दशमलव हट जाएगा, एक अंक तो हट ही जाएगा, पीछे चला जाएगा। इस तरीके से b की वैल्यू आएगी 9.8 अपॉन 15। अब 15 से आपको इसको डिवाइड करना है भाई। 0 दशमलव तो पहले ही लग जाएगा। अब 98 में 15 का भाग दोगे, 15 6 90, 8 बचे 80 हो गया 0 बढ़ाने से। 15 5 75, फिर 5 बच गए, 15 3 45। इस तरीके से b की वैल्यू आ गई 0.653 टेस्ला। मतलब साफ है कि अगर आप चाहते हैं कि आपके द्वारा हवा में रखा हुआ तार बिना किसी रस्सी के बांधे हुए या पकड़े हुए वो ऐसे ही लटकता रहे हवा में, तो आपको ये वाला जो मैग्नेटिक फील्ड है वो कितना स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा? 0.653 टेस्ला के बराबर का मैग्नेटिक फील्ड आपको अप्लाई करना पड़ेगा। समझ आ रहा है? इतना मैग्नेटिक फील्ड जब आप लगाएंगे तो तार पर इसके भार के बराबर परंतु ऊपर की दिशा में चुंबकीय बल लगना शुरू हो जाएगा और तार आराम से हवा में लटकता रहेगा, वो नीचे नहीं गिरेगा फिर। ठीक है, तो ये हमने न्यूमेरिकल कर लिया। आई होप कि समझ में आया आपको। आप प्लीज नोट कर लीजिए जल्दी सही से। तो अगला क्वेश्चन है 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 कूलॉम का आवेश x अक्ष की दिशा में 5 इंटू 10 टू द पावर 6 मीटर पर सेकेंड के वेग से चुंबकीय क्षेत्र में गतिमान है। इतने कूलॉम का आवेश है, x अक्ष की दिशा में चल रहा है, ये उसका वेग है। यदि चुंबकीय क्षेत्र के घटक x अक्ष की दिशा में ये चुंबकीय क्षेत्र है, y अक्ष की दिशा में चुंबकीय क्षेत्र का मान इतना है, z अक्ष की दिशा में चुंबकीय क्षेत्र की वैल्यू इतनी है, तो कण पर लगने वाले बल के घटक तथा परिणामी बल की गणना करिए आप। इतना आपको बोला गया है। सबसे पहले हम ये लिखेंगे कि हमको दिया क्या गया है। सबसे पहले तो आवेश दिया गया है, देखो
आवेश को आप सभी जानते हो किससे लिखते हैं? Q से। कितना चार्ज है? 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 कूलम। वेग कितना दिया गया है? 5 इंटू 10 टू द पावर 6 मीटर पर सेकंड। क्या किसी को याद है कि अगर ये कण x अक्ष की दिशा में गतिमान है और वो 5 गुणे 10 की घात 6 मीटर पर सेकंड के वेग से गतिमान है, तो x अक्ष की दिशा में इसका फुल वेक्टर क्या बनेगा? वेग का सदिश क्या बनेगा? आपने कक्षा 11 में वेक्टर वाले लेसन में एक चीज पढ़ी हुई है कि x अक्ष की दिशा में इकाई सदिश क्या होता है? आई कैप। तो अगर हम आपसे x अक्ष की दिशा में किसी भी चीज का फुल वेक्टर पूछेंगे तो आप उस दिशा में जो परिमाण होगा उसका गुणा उसी दिशा के इकाई सदिश से करना है। आपको याद होगा, आपको इकाई सदिश का एक फॉर्मूला पढ़ा गया था, ए कैप इज इक्वल टू फुल वेक्टर अपॉन मॉडुलस ऑफ वेक्टर। इसको अगर इधर लेके आओगे तो वेक्टर ए की वैल्यू कितनी मिलेगी आपको? मॉड ऑफ ए इंटू ए कैप। तो किसी का भी अगर आपको फुल वेक्टर चाहिए तो उसके परिमाण का गुणा उसी दिशा की इकाई सदिश से कर दीजिए। यह कक्षा 11 में भी आपको बताया गया है। अब यह वेग है और ये पार्टिकल किस दिशा में चल रहा है? एक्स अक्ष की दिशा में। हम ये चाहते हैं कि एक्स अक्ष की दिशा में जो ये कण चल रहा है इसके वेग का मुझे फुल वेक्टर मिल जाए। वेग का पूरा सदिश चाहिए मुझे, वेक्टर। तो क्या किया जाए फिर? परिमाण का गुणा उसी दिशा के इकाई सदिश से कर दो। तो वेग का परिमाण कितना है? वेग का परिमाण है 5 इंटू 10 टू द पावर 6 मीटर पर सेकेंड। और जिस दिशा में ये गतिमान है उस दिशा का इकाई सदिश क्या होगा? आई कैप। एक्स अक्ष की दिशा में आई कैप, वाई अक्ष की दिशा में जे कैप और जेड अक्ष की दिशा में, याद आया? तो ये किस दिशा में गतिमान है? एक्स अक्ष की तरफ। और एक्स अक्ष की दिशा में इकाई सदिश कितना होता है? आई कैप। तो इसमें आई कैप से हम गुणा करवा देंगे। इतने मीटर पर सेकेंड, ये वेग का फुल वेक्टर बन के आ गया। देखो, ऐसे ही मैग्नेटिक फील्ड के अलग अलग वेक्टर दिए हैं, एक्स अक्ष की दिशा में, वाई अक्ष की दिशा में और जेड अक्ष की दिशा में। हम मैग्नेटिक फील्ड का भी फुल वेक्टर चाहते हैं, तो क्या कर दिया जाए फिर? देखो, एक्स अक्ष की दिशा में जो घटक होगा उसका गुणा आई कैप से, वाई अक्ष की दिशा वाले घटक का गुणा जे कैप से और जेड अक्ष की दिशा वाले घटक का गुणा के कैप से। इस तरह से वेक्टर बी का फुल वेक्टर क्या बनेगा? बी एक्स आई कैप प्लस बी वाई जे कैप बी जेड के कैप। बी एक्स की वैल्यू बेटा 0.6 आई कैप प्लस 0.2 जे कैप प्लस बी जेड की वैल्यू 1 इंटू के कैप। ये वेक्टर बी की वैल्यू आ गई। समझ आ रहा है आपको? अब हमको तो ये पता लगाना है, कण पर लगने वाले बल के घटक भी पता लगाने हैं और परिणामी बल की गणना भी करनी है। तो सबसे पहले लिखेंगे कण पर लगने वाले बल के घटक या कण पर लगने वाले बल का सदिश पहले निकाल लेते हैं हम। फोर्स का फॉर्मूला आपको याद है? अगर कोई आवेशित कण चुंबकीय क्षेत्र में v वेग से गतिमान होता है तो उस पर कितना बल लगता है? Q इंटू वी इंटू बी। आप वेक्टर फॉर्म बताइए क्या होती है इसकी? Q इंटू वेक्टर v क्रॉस वेक्टर b। याद आ रहा है आपको? अच्छा, तो Q की जगह पर बेटा क्या लिखा जाएगा? ये लिखेंगे 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19। वेक्टर v की जगह पर ये लिखा जाएगा 5 इंटू 10 टू द पावर 6 आई कैप। क्रॉस का निशान लगा देंगे
और वेक्टर बी की जगह पर वेक्टर बी की ये वैल्यू लिख देंगे 0.6 आई कैप प्लस 0.2 जे कैप प्लस 1 के कैप, ये कर दिया। अब इसको मल्टीप्लाई करवा लो आप 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19। क्या क्रॉस गुणन के बारे में आपको कुछ चीजें याद हैं? देखिए मैं आपको याद दिला देता हूं। आई क्रॉस आई की वैल्यू 0, आई क्रॉस जे की वैल्यू k और आई क्रॉस k की वैल्यू -j। समझ रहे हैं? इससे रिलेटेड बहुत सारे फॉर्मूले रहते थे। आई क्रॉस आई बराबर 0, जे क्रॉस जे इज इक्वल टू 0, के क्रॉस के बराबर 0। आई क्रॉस जे की वैल्यू k, जे क्रॉस के की वैल्यू i और के क्रॉस i की वैल्यू j। फिर इसका उल्टा चलना शुरू हो जाता था। आई क्रॉस के की वैल्यू -j, के क्रॉस जे की वैल्यू -i, जे क्रॉस i की वैल्यू -k। तो इस तरीके से इसके फॉर्मूले होते थे। उनमें से जो जरूरत है मैंने वो लिख दिए यहां पर। अब आप क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। पहले इसका इससे करिए। देखो जब बेटा आप इसका इससे करोगे ना तो 5 इंटू 10 टू द पावर 6 इससे मल्टीप्लाई कर लेगा, लेकिन जब बारी i की i से गुना करने की आएगी तो i क्रॉस i वो क्या बना लेगा 0। तो इसका गुणा इससे करने से कोई फायदा नहीं है आपको। क्या हो जाएगा? वो 0 हो ही जाएगा। तो क्यों करेंगे फिर आप? अब इसको इससे मल्टीप्लाई करो और फिर इसी को इससे भी मल्टीप्लाई कर लो। इससे मत करो क्योंकि वो 0 हो ही जाएगा, तो फिर मत करिए। इसका गुणा इसमें करो। अच्छा 5 गुणे 10 की घात 6 गुणा 0.2 से करोगे आप तो 5 दूना कितना हो गया 10। 10 में एक अंक पे दशमलव लगेगा, मतलब क्या बचा? 1 बचा केवल। 1 इंटू 10 टू द पावर 6 और i क्रॉस j। देखो i क्रॉस j, i क्रॉस j की जगह पर k। तो जब इसका इससे किया तो ये आया और i क्रॉस j किया तो k आ गया। ठीक, अब इसी को यहां से मल्टीप्लाई करो आप। इस गणित का तो गुणांक 1 है, 1 का गुणा इससे करोगे तो वो तो बेटा वही आ जाएगा 5 इंटू 10 टू द पावर 6। अब बारी है i क्रॉस k करने की। तो i क्रॉस k की वैल्यू क्या आएगी? -j। यहां -j लिखेंगे तो वो -j इस प्लस को क्या बना देगा? माइनस बना देगा। समझ आ रहे हैं आपको? क्रॉस गुणन आप सारणिक विधि से भी निकालते थे, याद करिए आप। सारणिक बना के ऊपर i j k फिर उनके गुणांक लिखते थे। हमने उससे नहीं निकाल, डायरेक्ट मल्टीप्लाई करवा दिया है। नंबर का गुणा नंबर से होगा, सदिश का गुणा सदिश से होगा, फिर नंबर का गुणा नंबर से और सदिश का गुणा सदिश से। i क्रॉस k की वैल्यू -j आ गई, i क्रॉस j की वैल्यू k आ गई। वो हमने नोट कर दिया यहां पर। अब और आप इसे सॉल्व कर लीजिए। इसको अंदर गुणा करवा दें आप तो वेक्टर f की वैल्यू भैया कितनी आ जाएगी? इसका गुणा इसमें करेंगे तो 1.6 तो 1.6 रहेगा 10 टू द पावर, ध्यान से देखिएगा, -19 गुणे 10 की घात 6। तो 10 की घात -19 और 10 की घात 6 कितना हो गया? ये 10 की घात -13 और साथ में k कैप माइनस। अब इसका गुणा इसमें करवा लो तो 1.6 का गुणा 5 में करोगे 16 पंचे 80, 8.0 मतलब 8। 10 की घात -19 गुणे 10 की घात 6, 10 की घात -13 और साथ में क्या है? j कैप। एक छोटा सा काम कर लो, j वाली टर्म पहले लिख लो, k वाली बाद में कर दो। i j k सीरियल होता है ना। और हम इसमें एक चीज और लिख सकते हैं बेटा, 0 i कैप -8 इंटू 10 टू द पावर -13 j कैप प्लस 1.6 इंटू 10 टू द पावर -13 k कैप। i वाली टर्म नहीं थी, हमने उसके साथ 0 लगा दिया।
जे वाली टर्म उसके बाद के वाली टर्म। ये कण पर लगने वाले बल का ना सदिश है, वेक्टर आ गया है। अब उन्होंने दो बातें पूछी हैं, कण पर लगने वाले बल के घटक बताओ और फिर परिणामी बल की गणना भी करो। तो अब हम घटक बताने जा रहे हैं। देखो फोर्स मिल गया हमको, अब आप घटक बता सकते हैं। बल का एक्स अक्ष की दिशा में घटक बताइए क्या आएगा। एक्स अक्ष की दिशा में घटक, एक्स अक्ष की दिशा में इकाई सदिश कौन होता है, आई कैप। तो आई कैप का जो गुणांक होगा वही एक्स अक्ष की दिशा का घटक होगा। कितना है, 0। फिर बल का वाई अक्ष की दिशा में घटक एफ वाई से लिखेंगे, उसकी वैल्यू देख के बताइए कितनी है। जे कैप का गुणांक क्या है, -8 इंटू 10 टू द पावर -13। या आप माइनस मत लगाइए, तो ये याद रखिएगा कि ये माइनस जे अक्ष की तरफ है, मतलब माइनस वाई अक्ष की तरफ। अगर प्लस वाई एक्सिस ऊपर की तरफ है तो माइनस वाई एक्सिस नीचे की तरफ है। तो ये इतना चुंबकीय क्षेत्र नीचे की तरफ, सॉरी इतना बल नीचे की तरफ लगेगा, इतने न्यूटन। बल का मात्रक न्यूटन होता है ना, न्यूटन। फिर बल का जेड अक्ष की दिशा में घटक एफ जेड इज इक्वल टू, ये देखिए 1.6 इंटू 10 टू द पावर -13 न्यूटन। इस तरह से बल का एक वेक्टर बनाया और उससे हमें सारे घटक मिल गए। अभी एक काम बचा, परिणामी बल की गणना करिए। तो लिख देंगे कण पर लगने वाला परिणामी बल। कण पर लगने वाला परिणामी बल, क्या आप बता सकते हैं कैसे निकाला जाए। फोर्स का वेक्टर तो ये है, इसका परिमाण चाहिए हमें। किसी भी सदिश का परिमाण आप कैसे निकालते हैं, अंडर रूट आई कैप के गुणांक का स्क्वायर प्लस जे कैप के गुणांक का स्क्वायर प्लस के कैप के गुणांक का स्क्वायर। तो अंडर रूट आई कैप का गुणांक कौन है, एफ एक्स, एफ एक्स स्क्वेयर, एफ वाई स्क्वेयर, एफ जेड स्क्वेयर। आप ऐसे लिख सकते हो, नहीं तो इनके गुणांक लेके आप स्क्वायर कर दो। देखो बेटा एफ एक्स की वैल्यू तो भैया 0 है, तो इसका तो काम खत्म। एफ वाई स्क्वेयर, इसका आप स्क्वायर कर लो। स्क्वायर करोगे तो कितना आ जाएगा, 64 इंटू 10 टू द पावर -26 प्लस इसका स्क्वायर करोगे 16 का स्क्वायर कितना होता है, 256। 2 अंक पे दशमलव गुणे 10 की घात -26, इसका भी हो जाएगा। स्क्वायर कर रहे हो ना, और स्क्वायर करने पर पावर डबल हो जाएगी। अब इनको ऐड कर लो आप, 2.56 और 64, ये आप जोड़ दीजिए। ये दोनों जुड़ेंगे तो क्या बना लेंगे भाई, 66.56। भाई 64 और 2 मिलके 66 हो गया ना, 0.56 और 10 की घात -26, ये बना रहेगा। अब इसका स्क्वायर रूट चाहिए हमको, इसका वर्गमूल चाहिए 66.56 का। क्या आपको वर्गमूल निकालना आ जाता है, नहीं आता, आता है तो आप निकाल लेंगे फिर इसकी वैल्यू। मैं इसका आंसर बता दे रहा हूं आपको, इसका आंसर आ जाएगा 8.2 इंटू 10 टू द पावर -13 न्यूटन। ठीक है, आप देखिए ये 66.56 है, 64 का वर्गमूल क्या आता है 8, और ये 64 से थोड़ा सा ज्यादा है, तो वही 8.2 के आसपास आ गई वैल्यू। ठीक है, और 10 की घात -26 का वर्गमूल में पावर आधी हो जाएगी, तो 10 की घात -13 आ जाएगी। आप कोशिश करिए, ना आए तो बताइएगा मुझे। ठीक है, इतना फोर्स लगेगा तो उस पार्टिकल पर
एक्स अक्ष की दिशा में, वाई अक्ष की दिशा में और जेड अक्ष की दिशा में ये बल के घटक हैं, और उस पर लगने वाला टोटल नेट बल जो होगा वो इतने न्यूटन के बराबर आ जाएगा। ठीक है, इस तरह से आपको सॉल्व करना है। आप नोट कर लीजिए, इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाते हैं भाई। अगला न्यूमेरिकल आपके सामने लिखा हुआ है, ध्यान से देखिए। लिखा है 6 × 10⁻⁻4 टेस्ला के चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत 3 × 10⁻7 मीटर पर सेकंड की चाल से गतिमान किसी इलेक्ट्रॉन के पथ की त्रिज्या क्या होगी, इसकी आवृत्ति क्या होगी और गतिज ऊर्जा keV यानी कि किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में ज्ञात करिए। ये इसका सॉल्यूशन देखो कैसे करिएगा आप लोग। सबसे पहले वो चीजें जो हमें दी गई हैं, 6 × 10⁻⁻4 टेस्ला का चुंबकीय क्षेत्र B = 6 × 10⁻⁻4 टेस्ला, क्षेत्र के लंबवत एक पार्टिकल 3 × 10⁻7 मीटर पर सेकंड की चाल से गतिमान है। उस पार्टिकल का वेग है 3 × 10⁻7 मीटर पर सेकंड, और वो पार्टिकल कैसा गतिमान है, चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत। अब थोड़ा सा याद करके बताइए, अगर कोई आवेशित कण चुंबकीय क्षेत्र में लंबवत प्रवेश करता है तो उसका मार्ग कैसा होता है, वृत्ताकार, और अगर तिरछा प्रवेश करता है तो कुंडलिनी के आकार का। याद आया कुछ आपको? यहां ये आवेशित कण कैसा प्रवेश कर रहा है, लंबवत, तो इसका मार्ग कैसा हो जाएगा, वृत्ताकार। उसी वृत्ताकार मार्ग की त्रिज्या पूछी जा रही है आपसे, तो R की वैल्यू आपको मालूम करनी है। पार्टिकल कौन सा है, इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान कितना होता है, याद है आपको? इसमें तो दिया नहीं है क्वेश्चन में। 9.1 × 10⁻31 किलोग्राम, और इलेक्ट्रॉन है तो उसका आवेश कितना होता है, 1.6 × 10⁻19 कूलॉम। और क्या पूछा गया, इसकी आवृत्ति क्या होगी। एक तो वृत्ताकार मार्ग की त्रिज्या R पूछी जा रही है, फिर आवृत्ति पूछी जा रही है, फ्रीक्वेंसी, और उसके बाद गतिज ऊर्जा भी आपसे पूछा जा रहा है किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। ठीक है, चलिए एक एक करके पता लगाने का प्रयास करेंगे। वृत्ताकार मार्ग की त्रिज्या, कण जिस वृत्ताकार मार्ग में चलेगा उस वृत्ताकार मार्ग की त्रिज्या कितनी होगी। क्या किसी को फॉर्मूला याद है, क्या होता है बताओ अगर याद है। हाँ हाँ, mv/qb। R = m की जगह 9.1 × 10⁻31। वेलोसिटी है 3 × 10⁻7। Q की जगह पर 1.6 × 10⁻19, और B की जगह पर, B की वैल्यू है 6 × 10⁻⁻4। ठीक है, अब इसे आपको कैलकुलेट करना है। वैसे ये 9.1 है, हम चाहें तो इसको कैंसिल कर सकते हैं लगभग 1.5 बार में, 15 × 6 = 90, तो 9.0 आएगा, और ये 9.1 है। लगभग में हम इसे कैंसिल कर सकते हैं। ऐसे ही अगर इसको कैंसिल करना चाहें तो ये 3 × 5 = 15, करीब करीब 0.5 टाइम्स में कैंसिल हो जाएगा। घर में आप जाकर एतमीनान से इसको एक्यूरेटली कैलकुलेट कर लीजिएगा। अभी मैं अप्रोक्सीमेटली क्या आंसर आएगा ये आपको लगा के दिखा देता हूं, फिर इससे ये 3 बार में ये कैंसिल हो जाएगा, देख रहे हैं आप। और इस तरह से रेडियस की वैल्यू आएगी 3 × 10⁻। अब पावर्स को सेटल करना है, ये कितनी है, -31, उसमें ये 7 ऐड हो जाएगा, ये नीचे से ऊपर आएगी तो ये पावर कैसी हो जाएगी, प्लस, ये नीचे से ऊपर आएगी तो ये पावर भी प्लस हो जाएगी। इस तरह से R की वैल्यू बेटा कितनी आएगी, 3 × 10⁻। देखो प्लस वाले जोड़ो, 7 × 4 = 11 और 19 कितने हो गए, 30। अब ये 30 और ये -31,
-1। कहने का मतलब यूं, r इज इक्वल टू 0.3 मीटर। अगर हम सेंटीमीटर में कन्वर्ट करेंगे तो लगभग 30 सेंटीमीटर के आसपास आंसर आएगा। इसमें रेडियस की वैल्यू 28 सेंटीमीटर दे रहे हैं। हमारे पास ये वैल्यू लगभग कितनी आ रही है? 30 सेंटीमीटर। और आंसर में ये कितनी दी जा रही है? 28 सेंटीमीटर। तो हमारा 30 और आंसर का 28 क्यों आ रहा है, पता लगा अब आपको? समझ आ गया? पर अप्रोक्सीमेटली दोनों आंसर में बहुत छोटा सा फर्क है, कोई बहुत डिफरेंस नहीं है। तो आप कर सकते हैं। अगर आप ये चाहिए कि नहीं हम 28 ही चाहते हैं तो फिर आप एक्यूरेटली डिवाइड करिए जा करके। ओके, नेक्स्ट बी। इसमें और क्या चाहिए था? आवृत्ति। तो इलेक्ट्रॉन की आवृत्ति, आवृत्ति का फॉर्मूला याद है किसी को? क्या होता था? QB/2πm। कॉपी है आपके पास? देखिए जरा क्या फॉर्मूला लिखा था आवृत्ति का। 2πm/QB आवर्तकाल, तो QB/2πm आवृत्ति हो जाएगी। चेक करिए अगर ये आर्टिकल करा था आपने तो। देखिए जल्दी से, QB/2πm, ठीक है, ये फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला है। Q 1.6 × 10⁻⁻19। B की जगह पर B की वैल्यू लिखेंगे 6 × 10⁻⁻4। 2 की जगह 2, पाई 3.14 और M 9.1 × 10⁻31। ठीक है, आप देखें 2 से इसको काटेंगे, 2 तियां 6। एक अंक पे दशमलव यहां भी है, एक अंक पे दशमलव यहां भी, हमने कैंसिल कर दिया। n इज इक्वल टू 16 तियां 48 गुणे 10 की घात -19 और -4 कितना हो गया बेटा? -23 अपॉन 3.14 × 91। 3.14 × 91 और ये पावर ना इसको भी ऊपर ले आइए, तो ये पावर अपॉन में है तो माइनस है, ऊपर आ जाएगी तो पावर कैसी हो जाएगी? प्लस। इसके 2 अंक का दशमलव हटा के आप चाहें इसमें 2 0 बढ़ा सकते हैं। तो n इज इक्वल टू 4800। 2 0 इसके बढ़ गए ना करके। अब इसमें पावर क्या बचेगी? 31 - 23 8 अपॉन में क्या हो गया बेटा? 314 गुणे 91। आप चाहें तो कुछ कैंसिलेशन कर सकते हैं, 2 1 कम 2, 2 5 10, 2 7 14 और ये 2400 बार में कैंसिल हो जाएगा। तो n इज इक्वल टू 2400 अपॉन 157 × 91 × 10⁸ 8। अब ये बताएं मुझे, क्या इन दोनों का गुणा कराने के बाद आप इसका भाग नहीं दिलवा पाएंगे? इस पे हो जाएगा आपसे, तो ये काम आप खुद करेंगे। मैं इसका आंसर आपको बता देता हूं। अकॉर्डिंग टू दिस बुक, दिस आंसर विल बी 16.98 × 10⁶ हर्ट्ज। इतना आवृत्ति की वैल्यू निकल करके आ जाएगी। समझ आया आपको? इसके बाद आप इसका जो थर्ड पार्ट करेंगे वो होगा गतिज ऊर्जा किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में ज्ञात करनी है आपको। तो इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा, गतिज ऊर्जा का फॉर्मूला किसी को याद है? क्या होता है बताइए? Q² B² R² अपॉन 2m, ये फॉर्मूला होता है। आपको Q की वैल्यू, B की वैल्यू, R और M सब कुछ पता है। देखिए मैं इसे भी कैलकुलेट नहीं कर रहा हूं, आप कैलकुलेट करिए। लेकिन हाँ, एक चीज मैं जरूर बताऊंगा, जब बउआ आप इसे पहले कैलकुलेट करोगे तो ये आंसर काहे में आएगा? जूल। इसका यूनिट क्या होगा? जूल।
पर इसमें बोला गया है कि किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में बताइए। अब जूल को हमने किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में बदलना है। मैं आपको बताऊं, एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट में 1.6 इंटू 10⁻⁻19 जूल होते हैं। एक किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में 1.6 इंटू 10⁻⁻16 जूल होते हैं। एक मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में 1.6 इंटू 10⁻⁻13 जूल होते हैं। 1 बिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट, बिलियन अगर हो जाएगा ये मिलियन और ये बिलियन, मेगा भी कह सकते हैं मिलियन को। 1.6 इंटू 10⁻10, बिलियन में 9 आएगा तो 10 रह जाएगा। इतने जूल होते हैं। आपको क्या करना है, आपको तो किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में बदलना है जूल को, तो इससे डिवाइड कर देंगे। फिर आप जो भी आपका आंसर बनेगा ये जूल में बना, लेकिन अगर इसे आप किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में बदलना चाहते हैं तो इस पूरे आंसर को आपको डिवाइड करना पड़ेगा किससे, 1.6 इंटू 10⁻⁻16 से आपको डिवाइड करना पड़ेगा। जैसे ही आप ये करेंगे, पूरा जब आंसर निकला है तो डिवाइड कर देना और ये बन जाएगा किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। मैं इसका आंसर आपको बता देता हूं, ये आंसर करीब करीब आएगा 2.53 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ये इसका जवाब आ जाएगा आपको। तो तरीका समझ आ रहा है कैसे करना है, और कैलकुलेशन में आप कोशिश करिए, क्योंकि एग्जाम में कैलकुलेशन आपको ही करनी पड़ेगी। सब हम ही करते रहेंगे तो आपकी प्रैक्टिस कब होगी फिर। तो आप इसे कैलकुलेट करिए। हाँ, इन केस की अगर आपको नहीं आता है कैलकुलेशन इसका तो आप बताएंगे मुझे, अदरवाइज पहले आप प्रयास करें, ठीक है। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन हम लोग जो सॉल्व कर लिया, आप प्लीज इसे जल्दी से नोट करें, इसके बाद अगला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, साइक्लोट्रॉन की 2 लित्र आवृत्ति। साइक्लोट्रॉन में आपको अगर याद होगा एक ऑसिलेटर लगा हुआ था, उसकी आवृत्ति 10 मेगाहर्ट्ज है। 10 मेगाहर्ट्ज का मतलब है 10 इंटू 10⁶ हर्ट्ज। 1 मेगा इज इक्वल टू 10⁶ है। प्रोटॉन्स को त्वरित करने के लिए हम इसका उपयोग किसको त्वरित करने के लिए कर रहे हैं, प्रोटॉनों को। चुंबकीय क्षेत्र का कितना मान होना चाहिए यदि डी की त्रिज्या 60 सेंटीमीटर है, तो त्वरक द्वारा उत्पन्न प्रोटॉन पुंज की गतिज ऊर्जा मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट में परिकलित कीजिए। ये चीजें क्वेश्चन की तरफ से ही आपको दी गई हैं, जिनमें ये इलेक्ट्रॉन का आवेश शामिल है 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। प्रोटॉन का द्रव्यमान 1.67 इंटू 10⁻27, 1 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 1.6 इंटू 10⁻13 जूल। अभी लिखा भी था हमने ये चीज। तो अब इसका आपको सॉल्यूशन करना है। सबसे पहले वो चीजें जो आपको दी गई हैं क्वेश्चन में। 2 लित्र आवृत्ति, आवृत्ति को आप चाहे एफ से लिख लो, एन से लिख लो, जैसे आपकी मर्जी। आप एफ चाहें फ्रीक्वेंसी तो लिख सकते हैं 10 मेगाहर्ट्ज। मेगाहर्ट्ज को हर्ट्ज में बदलेंगे, 10⁶ से मल्टीप्लाई कर देंगे। इस तरह से ये 10⁷ हर्ट्ज बन जाएगा। प्रोटॉन्स को त्वरित करने के लिए चुंबकीय क्षेत्र का कितना मान होना चाहिए, मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू कितनी होनी चाहिए, ये आपको पता लगाना है। यदि डी की त्रिज्या 60 सेंटीमीटर है, आपको बेटा याद होगा डी की त्रिज्या को हमने डी ही मान लिया था, 60 सेंटीमीटर। अगर आप मीटर में बदलना चाहते हैं तो 100 से भाग आपको देना पड़ेगा। इस तरह से डी की वैल्यू बनेगी 2 3 6, 2 5 6 10, 3/5 मीटर। ये डी की वैल्यू है। तो त्वरक द्वारा उत्पन्न प्रोटॉन पुंज की गतिज ऊर्जा भी पता लगाइए। आपको प्रोटॉन पुंज की गतिज ऊर्जा भी मालूम करनी है। तो 2 चीजें बी और के, ये आपको पता लगानी है।
क्या आप बता सकते हैं क्या किया जाए, कैसे स्टार्ट करा जाए इसको? देखो मैं बताता हूं, ऐसे किया जाए, फ्रीक्वेंसी की वैल्यू दी है तो फ्रीक्वेंसी का ही फॉर्मूला यूज कर लो आप सीधे। आवृत्ति, आवृत्ति के लिए फॉर्मूला भी यूज किया था आपने, QB अपॉन 2πm। ठीक है बेटा, F की जगह पर क्या लिखेंगे? 10⁻�7। Q की जगह पर क्या लिखा जाएगा? Q मतलब आवेश, और इलेक्ट्रॉन का आवेश ऑलरेडी आपको दिया गया है 1.6 × 10 की घात -19। B की जगह पर B ही तो निकालना है हमको। 2π की जगह 3.14 इंटू m की जगह पर प्रोटॉन का द्रव्यमान 1.67 इंटू 10⁻⁻27। ठीक है, ऐसे आपको B चाहिए तो ये सारे नंबर इधर भेज दीजिए फिर तो B की वैल्यू आ जाएगी। देखो ये सब कुछ इधर आ जाएगा, 2 इंटू 3.14 इंटू 1.67 इंटू 10⁻⁻27। ये पूरा का पूरा उठ के 10 की घात 7 के साथ में गुणा में आ जाएगा, और B के साथ ये जो नंबर है ये इसके अपॉन में आ जाएगा -19। बस अब आपको इसे सॉल्व करना रहेगा। ठीक है, B इज इक्वल टू, देखो एक अंक पे दशमलव है, इसमें 2 अंक पे है तो इसका हटेगा 1 अंक, खिसक जाएगा भाई इधर की तरफ। वैसे ये 31.4 है, करीब करीब 32 के आसपास, और 16 दूना 32 आप इसे कर सकते हैं। लगभग में ही आंसर आएगा, बिल्कुल एग्जैक्ट वही आंसर मैच करेगा, लेकिन ये नहीं होगा। आप चाहें तो एग्जैक्टली भी लगा सकते हैं। 314 गुणे 2 करेंगे 628, 1 अंक पे दशमलव, इंटू 1.67 अपॉन 16। इसका ये लिख दिया और ये लिख दिया। घातों को बेटा अगर आप कैलकुलेट करें, देखो -27 और +7 कितना बना ये? -20, और ये बउआ नीचे से ऊपर जा रहा है, देखो -19 जब नीचे से ऊपर जाएगा तो ये +19। ऊपर पहले से कितना था? -20, नीचे से ये ऊपर जाके +19 बना लिया इसने, तो -20 + 19 -1। वेरी गुड। ऐसे इस माइनस की वजह से ये दशमलव फिर खिसका सकते हो, इसको यहां से हटा सकते हो। ठीक है, जहां था फिर वहीं आ गया वो। अब आप B की वैल्यू चाहिए आपको, तो ये 6.28 इंटू 1.67, 16 से डिवाइड कर लो आप चाहो तो, नहीं तो आप कर लेना अपना, कैलकुलेट तो कर सकते हो इसको। इन दोनों को क्या करना है बताओ? गुणा, फिर जो आएगा उसमें 16 से भाग करना है कि देना है, चलिए कुछ भी कर लीजिए। तो इस तरीके से B की वैल्यू बउआ आएगी आपकी, मैं आपको बता दे रहा हूं 0.655 टेस्ला। ये चुंबकीय क्षेत्र का मान निकल के आ जाएगा। ठीक है, गुणा भाग आप कर लीजिए। इसके बाद प्रोटॉन पुंज की गतिज ऊर्जा पता लगानी है। प्रोटॉन पुंज की गतिज ऊर्जा के लिए क्या फॉर्मूला बनाया था हम लोगों ने साइक्लोट्रॉन में, याद है किसी को? Q² B² D² अपॉन 2m। गतिज ऊर्जा का भैया यही तो सूत्र बनाया था आपने। अब देखिए भाई, आपको कैलकुलेट करना है इसको। Q की जगह आवेश लिखेंगे कितना? 1.6 इंटू 10⁻⁻19 स्क्वायर, B का स्क्वायर, B की ये वैल्यू आई है आपकी, इसका आप स्क्वायर कर देंगे 0.655 स्क्वायर। D की वैल्यू कहीं दी गई है,
ये है 3/5, इसका स्क्वायर करोगे तो ये 9/25 अपॉन 2 into m. m is the mass of proton, 1.67 into 10 to the power minus 27. सब स्क्वायर ओपन करिए, मल्टीप्लाई करिए, डिवाइड करिए, कैंसिलेशन करिए। सब कुछ करने के बाद जो कैलकुलेशन से आपका आंसर आएगा वो गतिज ऊर्जा की वैल्यू होगी। बट देयर इज सम प्रॉब्लम कि जब यहां से आंसर आएगा तो आंसर विल बी इन जूल। आंसर काहे में आएगा? जूल में। बट यू हैव टू फाइंड योर आंसर इन मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, इन मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट। देन व्हाट विल हैव टू डू, क्या करना होगा बताइए? 1 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कितने जूल रहते हैं? इतने। तो इसी से आप भाग दे देना, ठीक है। देखो सुनिए, मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट को जूल में बदलना पड़े कभी तो इसको मल्टीप्लाई कराना, लेकिन अगर जूल को मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट में बदलना पड़ रहा है तो इसी से डिवाइड कराना, ठीक है। तो ये पूरा आंसर है, लेकिन ये अभी जूल में आएगा। मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट में बदलने के लिए आपको इसके बाद एक छोटा सा काम करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? भाग किसका? इसका, ठीक है। किसमें? इसमें। समझ आ रहा है आपको? तो ठीक है, ये आप करके लाइए और इसका आंसर आएगा 7.4 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट। जब आप पूरा कैलकुलेट कर लेंगे तो फाइनल आंसर आपको मिलेगा 7.4 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है। तो ये आप कैलकुलेट कर लीजिए। इस तरह से ये हमने न्यूमेरिकल लगाए, देखिए। इसमें आपके और भी न्यूमेरिकल्स बाकी हैं। चलिए बाकी न्यूमेरिकल्स लगाएंगे हम लोग अगली क्लास पे, लेकिन आप भी घर में प्रैक्टिस करते रहिए भाई, ताकि जल्दी जल्दी कंप्लीट हो जाइए। तो आज फिजिक्स में इतना ही रखते हैं, चलते मिलते हैं अगली क्लास पे। थैंक यू।